नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। शहर हो या गांव, सभी जगह लोग जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। कहीं भालू उत्पात मचा रहा है तो कहीं तेंदुआ। वन अमला भी भालू और तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी भालू, तेंदुआ और हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 महीने से जंगली जानवरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोग शाम को अपने घरों से निकलने से भी डर रहे हैं। जंगल में रहने वाले ये जानवर अब रहवासी इलाकों में भी अपनी दहशत फैला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जंगली जानवर आखिर इतने हिंसक क्यों रहे हैं? जंगल में निवास करने वाले ये जानवर आखिर इंसानों को अपना निशाना क्यों बना रहे हैं? तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट संदीप पुराणिक जी स्टूडियो से, और साथ ही अमलेंदु मिश्रा जी जो कि खुद भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, अंबिकापुर से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं संदीप जी, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। लगातार जो क्लैशेज हैं, इंसानों और जंगली जानवरों के बीच क्लैशेज बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जो कि लोगों को चौंका रही हैं। मसलन हम देखते हैं कि पेंड्रा के इलाके में भालू एक युवक को मार के खा जाता है। ये कुछ साल पहले की घटना है। आज की बात करें तो बाघ जो है, एक दिन पहले जहाँ कोई व्यक्ति गया है, मान लीजिए मैं मनेंद्रगढ़ की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, मैं जंगल में गया और उसको न केवल शिकार बनाता है, क्योंकि शिकार बनाना स्वाभाविक सी बात, लेकिन उसका शिकार बनाने के बाद उसको खा भी जाता है। संदीप जी, इस तरह के क्लैशेस की वजह क्या समझ में आ रही? देखिए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है जी। ये अगर आप बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में जो है इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। आप अगर देखें कि मैसूर राज्य की बात करें, अभी मैं कर्नाटका में था, तो वहाँ 3 साल में 63 जो लेपर्ड्स हैं जी, उनको पकड़ा मैसूर के आसपास। तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो मुख्य कारण ये है कि जहाँ जंगली जानवरों को रहना चाहिए वहाँ आदमी पहुँच रहा है, और जहाँ आदमी को रहना चाहिए फिर वहाँ जंगली जानवर आ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में जो है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन कंधों पर ये जिम्मेवारी है, जो वाइल्ड लाइफ का हमारा जो विंग है वन विभाग का, उसमें हमारे यहाँ कोई परंपरागत रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप विदेश में देखें, विदेशों में जाके अफ्रीका में जाएं तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे कि वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ विंग में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ विंग में ही काम करते हैं जी। उनको आप दूसरी जगह डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमारे ऐसा नहीं है। हमारे क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो है आपको वाइल्ड लाइफ विंग में टाइम में रखा जाता है, और कुछ अधिकारी उसमें ऐसे होते हैं, कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि इसमें बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते, और उनको कोई ट्रेनिंग नहीं रहती है। इसमें यह है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जब मीटिंग थी जी, तो मैंने ये बात बता रहा हूँ आपको, ये आपका लेटेस्ट की बात है अभी, ये 18-19 की बात है। तो मैंने वहाँ एक प्रस्ताव रखा था कि वन विभाग में चाहे वो रेंजर हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड हो या डीएफओ हो या एसीएफ हो, जिसकी भी भर्ती होती है उसको एक अनिवार्य कर दिया जाए कि उसको वन्य प्राणी संरक्षण की, वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग जो है वो मिलनी चाहिए जी। तो वो अगर एक ट्रेनिंग कर लेता है वो, तो उसको क्या पूरी जिंदगी काम आएगा, और वो जब भी वन विभाग के वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में जाएगा तो उसको काम आएगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक तो लक्ष्मण रेखा टूट रही है इंसान और जानवरों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच की जो लक्ष्मण रेखा है वो लांघी जा रही है। जब हम लांघते हैं तो निश्चित तौर पर उनका नेचुरल हैबिटेट नष्ट होता है, तो जानवर भी हमारे इलाके में आते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट किया जाता है नियुक्तियों को, जबकि किसी इंसान का स्वभाव समझना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल बेजुबान जानवरों का स्वभाव समझना है। तो एक आदमी ओवर द टाइम लगातार ट्रेनिंग से, लगातार इंटरेक्शन से ही उसको सीख सकता है। इसके पहले उसके लिए सीख पाना बहुत मुश्किल है। अमलेंदु जी, जब जंगली जानवरों की छत्तीसगढ़ में बात होती तो हाथियों की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। भले ही आज हम बैठे मनेंद्रगढ़ की उस घटना पर चर्चा करने हैं जहाँ की मछली का शिकार करने एक आदमी जाता है और खुद बाघ का शिकार होकर जान गंवा बैठता है, लेकिन हाथियों की समस्या भी बड़ी विकट समस्या है।
2014 से 2022 के बीच के जो आंकड़े संसद में पेश किए गए थे वो बताते हैं कि 8 साल के भीतर हाथियों के हमले में 3,930 जानें पूरे देश में गई हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि इस आंकड़ेबाजी में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है, लेकिन वो संख्या कम नहीं है। 477 लोगों की जान गई है। हाथी भी इसका शिकार हो रहे हैं, 70-80 हाथी भी इस दौरान मारे जाते हैं। तो ये हाथियों को अगर हम पिछले कुछ समय से देखें, आपने उनकी स्टडी भी की है, हम देखते हैं कि वो नए नए इलाकों में झुंड घूम रहा है। जो रिहायशी इलाके जिनमें वो पहले कभी नहीं जाते थे वहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ मैं खुद रायपुर की बात करूँ तो जोरा जैसा जो कि विधानसभा के आसपास का इलाका है, वहाँ तक हाथियों का मूवमेंट होता है। ये जो नई चीज़ें पैदा हो रही हैं, क्लैश के लिए नए जो अवसर हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? इसमें हमको थोड़ा नजरिया अपना बदलना पड़ेगा। मुझे जी। लगता है कि अगर कुछ वर्ष पहले देखेंगे, लगभग 10-20 वर्ष पहले जब हाथी पड़ोसी राज्यों से यहाँ आए थे, तो वो अपना एक नया होम रेंज ढूंढ रहे थे। इस होम रेंज ढूंढने के क्रम में उनको एक जगह से दूसरी जगह खेदा किया जाता है। तो अगर उड़ीसा से चला हुआ दल तपकरा होकर के सरगुजा के जंगलों में, उत्तर सरगुजा से होते हुए अगर वो धर्मजयगढ़, रायगढ़, इन क्षेत्रों में अगर वो ढूंढ के अपना एक रेंज बनाना चाहता है, तो यहाँ के जो निवासी है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह खेदा करते हैं। और खेदा करने के क्रम में हम ये भूल जाते हैं कि उसका अपना परिवार, उसके अपने बच्चे कितने दिन हम खेदा करना चाहते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में नए नए क्षेत्रों की वो तलाश कर रहा है, नए तरफ भटक के जाता है और एक नए होम रेंज में वो पहुंच जाता है। आप देखेंगे कि सिर्फ सरगुजा सर्किल में हाथी हुआ करते थे, फिर बिलासपुर सर्किल में हाथी आए, अब रायपुर, और रायपुर के बाद इस समय कांकेर तक हाथियों का प्रभाव बढ़ गया है। तो ये जब नए क्षेत्रों में जाएंगे तो नए लोगों से उसका इंटरेक्शन होगा, नए तरह से वो एक दूसरे का संघर्ष बढ़ेगा और एक दूसरे को मारने पर ये उतारू होंगे। और फिर हम जो वही कहते हैं कि जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा। तो हम उसको विवश कर रहे हैं नए होम रेंज में जाने के लिए, नए जगह पे। आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट, उस फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट का उपयोग करके वो किसी तरीके से अपना रहवास ढूंढ रहा है इस 20-22 सालों में। जी। तो हम अगर उसको नए नए क्षेत्रों में पहुंचाएंगे तो आदमी भी नया होगा, हाथियों का व्यवहार भी नया होगा, तो कोई ना कोई संघर्ष में मारा जाएगा। तो इसको हमको सबसे पहले फर्स्ट फेज में इसको रोकने की जरूरत है। जी बिल्कुल। ये संदीप जी जो बात अभी अमलेंदु जी भी कह रहे थे, हम देखते हैं कि हाथियों के व्यवहार में एक एग्रेसिवनेस आजकल दिखने को मिलती है। कोई जंगल में अचानक कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है उनके बीच में, बर्बरतापूर्वक उसको कुचल कर मार डालते हैं, फुटबॉल की तरह उससे खेलते हैं। कि हाथियों आमतौर पर शांत रहने वाला जीव बिना उसको परेशान किए इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? नहीं, इसके दो कारण हैं। एक तो ये जिन मूल राज्यों से आ रहे हैं, झारखंड से विशेष रूप से, वहाँ पर जो माइनिंग हुई है, जिन क्षेत्रों में थे, तो इनको बारूद का उपयोग किया गया इनको भगाने के लिए, और इनको गुलेल का उपयोग किया गया। इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। और ये छत्तीसगढ़ में जब आए तो इनको यहाँ कुछ राहत मिली। लेकिन जैसे अमलेंदु जी ने बताया कि ये जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हाथी जो होता है, और जो आने वाली जो उसकी पीढ़ी होती है, उसको ये निश्चित करने के लिए कि वो कैसे सुरक्षित रहेगा, वो नए नए स्थान भी खोजता है। जी। जो आपका मदर एलिफेंट होती है, वो क्या करती है, अपने कुटुंब का भविष्य बचाने के लिए नए जल स्रोतों का मालूम करती है, नई जगह कौन सा अच्छा फॉरेस्ट है, क्या है, वहाँ जरूर जाती है। और वो वहाँ से वापस आके वो पूरा का पूरा एक मैप जो है उनके एक दिमाग में रहता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ कभी ऐसे ही स्थिति आ गई, ऐसे हालात बन गए कि हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, या फिर यहाँ पर सूखा पड़ गया या कुछ हुआ, तो हम लोग नए क्षेत्र में कैसे जाएंगे। तो एक मैपिंग जो होती है उनकी नेचुरल, वो भी होती है और वो जाते हैं। और दूसरा यह है कि बहुत ज़्यादा जो घटनाएं हो रही हैं वो सेल्फी के चक्कर में,
या हाथी के बहुत नज़दीक जाने के। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जी। कि हम जो है खुद निमंत्रण दे रहे हैं उसके जी, करीब। जी। कोई भी जंगली जानवर जब आप उसकी प्रॉक्सिमिटी में जाएंगे तो वो खतरा महसूस करेगा, और खतरा महसूस करेगा तो वो रिएक्ट भी करेगा, क्योंकि आत्मरक्षा तो हर व्यक्ति करना ही चाहता है। अमलेंदु जी, जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई थी उसमें हम देखते हैं कि हाथियों को कंट्रोल करने के लिए जो तौर तरीके अपनाए गए हैं वो कुछ तो वैज्ञानिक हैं और कुछ बड़े अव्यावहारिक जैसे हैं। जैसे समय समय पर जो योजनाएं बनी हैं, चाहे वो पार्वती बरुआ के समय से या माइक पांडे के समय से हों और उसके बाद के समय में की गई हों। कभी हम हाथियों को कुमकी हाथी लाकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी हम फ्लाईओवर बनाने की बात करते हैं, कभी हम जंगलों में टैंकर से पानी भर के जल स्रोत क्रिएट करने की बात करते हैं, कभी फलदार पेड़ लगाने की, यहाँ तक कि मिर्ची से हाथी भगाने, मधुमक्खियाँ पालकर हाथी भगाने जैसी बहुत सारी योजनाएं आती हैं। क्या प्रैक्टिकली ये अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं वो हाथी पर नियंत्रण रखने में कारगर हैं? देखिए, हाथी के व्यवहार को थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। जी हाथी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान वन्य प्राणी है। वो बिल्कुल हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह व्यवहार रिएक्ट करता है। जैसा अभी संदीप बता रहे थे कि वो बहुत तेजी से एग्रेसिव हो रहा है। एग्रेसिव होने का कारण आपको देखना पड़ेगा कि जी क्यों हो रहा है। मैं, आप और संदीप बैठे हैं, अगर यहाँ पर कोई बम फोड़ देगा इस समय, जी तो मुझे लगता है कि हम सभी को उतनी ही नाराजगी होगी जितना हाथी को होना चाहिए। अपने परिवार के साथ है, वो कहीं जाना चाहता है, कोई एक रूट पकड़ना चाहता है, बहुत ही एकांत प्रिय और शांति प्रिय जीव है हाथी। लेकिन उसका व्यवहार लगातार बदल रहा है और जी उस पर जो प्रयोग किए जा रहे हैं, प्रयोग यहाँ के रहवासी, यहाँ के आम इंसान भी उसके साथ लगातार प्रयोग कर रहे हैं। वही बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि खेदा के क्रम में हम उसको मारकर भगा देना चाहते हैं, जी और मारने के क्रम में गुलेल का भी प्रयोग हम करते हैं, पत्थरों से मारते हैं, डंडे से पीटते हैं, पटाखों का अनियंत्रित प्रयोग करते हैं, और कहाँ भगा देना चाहते हैं। मैं हर बार यही कहता हूँ कि हम कौन सी ऐसी धरती पे भगा देना चाहते हैं जहाँ इंसान नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा गांव, मेरे गांव की सीमा ये, और उस पहाड़ के अगर उस पार चला जाएगा तो शायद मुझे राहत। लेकिन तो वो हाथियों का दल जो उड़ीसा से चलकर सरगुजा आया है या रायगढ़ तक पहुंचा है, वो पिछले 15 दिनों से दिन और रात एक दिन भी वो आराम नहीं कर पाया है। तो उसकी मनोदशा वही है कि मैं किसी अगर एक आदमी को मार दूंगा तो हो सकता है मेरी ये समस्या समाप्त हो। बिल्कुल, तो उन्हें हम लगता है। उसको, जी उसके बिल्कुल, आपने व्यवहार बहुत को किस महत्वपूर्ण बात तरीके कही से कि वो अपने आप को सुरक्षित करके एक इलाके को स्थायी बनाने की तलाश में है। लेकिन अमलेंदु जी, अगर ये समस्या इसी तरह से बढ़ती चली गई तो आखिर हाथियों के लिए जो ये दिक्कतें पैदा हो रही, जो क्लैश हो रहा है, ह्यूमन एलिफेंट क्लैश की जो घटनाएं बढ़ती जा रही, इस पर नियंत्रण पाया कैसे जाए? बहुत सीधा तरीका है। उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था अगर हो जाएगी, एक लंबा कॉरिडोर बन जाएगा, जी सुरक्षित रहवास बनेगा और संरक्षित क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पे इन घटनाओं को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकते, जी क्योंकि बहुत ज्यादा आपस में संघर्ष बढ़ गया है, जंगल क्षेत्र काफी सीमित हो गए। तो संरक्षित क्षेत्रों का बढ़ावा देना ही इस समय सबसे बड़ा उपाय है। और फर्स्ट फेज में हमको ये इस प्रायोरिटी को तय करना पड़ेगा कि अगले 5 साल या 10 सालों में हम कितना उसके लिए एक सुरक्षित रहवास बना पाए, जी बिल्कुल। तभी हम इस स्थिति को थोड़ा अनकंट्रोल्ड मिनिमाइज कर माइनिंग, पाएंगे। जी बिल्कुल, अनकंट्रोल्ड माइनिंग, अनकंट्रोल्ड जो आबादी का विस्तार अगर जंगली क्षेत्रों में होगा तो वो समस्या की ओर बढ़ाएगा। संदीप जी, मैं मनेंद्रगढ़ वाली घटना की खास तौर पे चर्चा करना चाहूँगा। मनेंद्रगढ़ का जो जनकपुर वाला सर्कल है, आपने देखा होगा पिछले दिनों 38 दिन तक तेंदुए की दहशत रही, 3 लोगों को मार कर तेंदुआ खा भी गया। उसके बाद उसको पकड़ने में सफलता मिली भी, लेकिन 2-3 दिन के बाद एक नया तेंदुआ दिखाई दिया जिसने कुछ घरेलू जानवरों का शिकार भी कर लिया। अब ये जिस बाघ के चलते कल एक जनहानि हुई है, एक युवक की मौत हुई है, उस बाघ को भी पिछले 10 दिनों से अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा था। शहडोल के इलाके में भी देखा जा रहा था और उससे लगे छत्तीसगढ़ के इलाके में भी। लेकिन वन अमले ने चेतावनी देने के अलावा कुछ खास नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कोताही हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जो है हम लोग भगवान भरोसे, नेचर के भरोसे छोड़ देते हैं। जी हम लोगों को लगता है कि आंखें मूंद लेंगे और समस्या ख़त्म हो जाएगी। ऐसा है नहीं, आपको लगातार मॉनिटरिंग करना पड़ेगी।
आपको देखना पड़ेगा। एक तो जैसा आपने बताया कि बाघ मॉनिटर हो, या मॉनिटर होना बाघ का ये बहुत डेंजरस चीज़ है कि आखिर क्या परिस्थितियां हैं, कि वो कैसा क्या है कि उसको लोगों को मारना पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई बाघ, सामान्य तौर पर ये होता है कि अगर उसको शाकाहारी जंगली जानवर नहीं मिलता है तो वो क्या करता है कि आपका डोमेस्टिक जो होता है, आपका ढोर जो है, वो है गाय बैल भैंस है, इसको खाने का प्रयास करता है वो। लेकिन आदमी के ऊपर डायरेक्ट अटैक बहुत कम बार देखा गया है। यानी ये कि अगर बाघ का और मनुष्य का आमना सामना भी हो जाए तो बाघ कभी झपटता नहीं है जी। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है कि ऐसी स्थिति में तो वहाँ का जो वन प्रशासन है, जो अमला है, उसको तो बहुत ज़्यादा चौकसी की जरूरत मैं है। संदीप जी अपने दर्शकों को वो दृश्य दिखा नहीं सकता जो डेड बॉडी जिस हालत में पाई गई है, वो अपने आप में बहुत लोमहर्षक है। दो युवक जो हैं मछली मारने के लिए नदी किनारे जाते हैं और बाघ अटैक करता है। एक तो किसी तरह से जान बचाकर भाग गया, बाघ ने अपने स्वभाव के अनुरूप उसको गले से पकड़ा और उसको मार डाला। लेकिन मारने के बाद वो उसका एक पूरा पैर खा गया, नितंब का कुछ हिस्सा खा गया, बिल्कुल हड्डियों को जैसे कहते हैं ना सफाई कर डालना, उस तरह से उसने किया। यानी कि ऐसा लगता है कि वो स्वाभाविक तौर पर नरभक्षी हो। क्या ये केवल भूख के चलते हुआ है या कोई और कारण हो सकता है? नहीं, मेन कारण भूख ही है। असली उस पूरे क्षेत्र का अगर आप भौगोलिक रूप से आप देखें तो वहाँ जंगली आपका जो शाकाहारी जानवर है उनकी संख्या बड़ी कम हो गई है। तो और ये जो बाघ जो है वो हमारे यहाँ जो आपका संजय नेशनल पार्क है वो उस तरफ से माइग्रेट करके वो इस तरफ आ जाता है। तो जब ये इस तरफ आता है तो उसको जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो लगभग नगण्य हैं। तो वो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे यहाँ पिछली बार भी बात हुई थी कि जब तक हम लोग एक ग्रास लैंड डेवलप नहीं करेंगे और वहाँ पर हम लोग आपका शाकाहारी जंगली जानवर नहीं रखेंगे तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि वो बहुत सुंदर आपका जंगली इलाका है और वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में आपका टाइगर्स और पहले लेपर्ड्स पाए जाते थे। अभी भी लेपर्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो अभी चर्चा हो रही थी कि लेपर्ड के पकड़े जाने के बाद एक और लेपर्ड दिख रहा है। तो होता यह है कि लेपर्ड्स अमूमन एक क्लब बना के रहते हैं। उसमें एक क्लब में लगभग 3 से 4 मेंबर्स हो सकते हैं। और जब भी कोई एक सदस्य किसी चीज़ को पकड़ता है या मारता है तो वो सब मिलके खाते हैं उसको। तो अभी हमने एक लेपर्ड तो पकड़ लिया है, लेकिन हो सकता है कि वो जो उसके क्लब के और जो मेंबर्स हों उनकी भी हैबिट्स में वो चीज़ हो और वो फिर घटनाएं वहाँ पर इस टाइप की घटें। तो वहाँ के लोगों को और ख़ासतौर पर वन विभाग को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, अगर हम भालू की बात करें तो सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में जो स्लॉथ बियर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करेंगे, जो भालू पाया जाता है सामान्यतः वो मांसाहारी नहीं है। वो फल फूल इन सब चीज़ों पर निर्भर रहता है, शहद पर निर्भर रहता है। लेकिन जहाँ जामवंत योजना चल रही है, जामवंत परियोजना पिंडरा के इलाके में, वहीं आज से 3-4 साल पहले एक घटना हुई थी कि एक युवक को भालू ने न केवल मारा बल्कि मार कर उसका काफ़ी हिस्सा खा लिया। तो ये जो एग्रेसिवनेस है, क्या ये भी किसी वजह से, खास वजह से है? मुझे लगता है कि भालू कभी मांस खाता नहीं है जी। उसका गुस्सा रहा होगा, काफी समय से वो इरिटेट रहा होगा, कहीं से खदेड़ा गया होगा, भीड़ के द्वारा उकसाया गया होगा, भूखा गया होगा। और जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, मैं वहां गया था। उसने उसके जांघ के बहुत सारे मांस के टुकड़े को मुंह से काट के फेंक दिया, खाया नहीं था जी, क्योंकि भालू का नेचर ही नहीं है कि वो मांसाहार करेगा। लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्से में है कि वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। तो हमको, हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि हम सामान्य व्यक्ति के तौर पे, एक नागरिक के व्यक्ति के तौर पे इन सारी चीजों को समझें, जाने, विभाग के साथ आए और इन सारी घटनाओं से अपने आप को सुरक्षित दूरी पर रखें। आखिर इतनी ज्यादा भीड़, इस समय जंगली जानवरों को मैनेज करने से ज्यादा दिक्कत हो रही है क्राउड मैनेजमेंट। जहां कहीं भी इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है वहां हजारों की संख्या में लोग भीड़ लगाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। तो अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा समझेंगे, थोड़ा किसी को ब्लेम करने की बजाय अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तो मुझको लगता है कि इस घटना को हम और हद तक काफी कम कर पाएंगे।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कई बार कोई चीज़ें जो कि हमारे जीवन में बदलाव ला रही होती हैं, वो हमारे लिए संकट का कारण भी बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, सेल्फी लेना, फ़ोटोग्राफ्स लेना, वीडियो बनाना, ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें उस क्लैश की तरफ ले जाती हैं, जहाँ हम अपने को सुरक्षित रखने के बजाय जंगली जानवरों को इरिटेट भी कर रहे हैं और अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। संदीप जी, तेंदुए की बात अगर मैं करूं तो तेंदुओं की संख्या छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती दिखाई देती है। कांकेर के आसपास तो तेंदुओं का दिखाई देना कोई नई बात नहीं है। रायपुर शहर में भी आपको याद होगा एक बार जो अपना फाफड़ी का बांस टाल वाला इलाका है, वहाँ तेंदुआ घुस गया था। WRS कॉलोनी में तेंदुए पहले भी देखे गए हैं। अब हमने जो आज 2-3 दिन पहले से खबरें आ रही हैं कि बमलेश्वरी देवी के मंदिर के पास भी पहाड़ी पर तेंदुए का लगातार मूवमेंट है। तो क्या ये लगातार तेंदुओं की बढ़ती आबादी, जो क्लैश हो रहा है बार बार, उसको और बढ़ाने की वजह बन सकता है? नहीं, देखिए, तेंदुओं का कहना चाहिए कि यहाँ अवैध शिकारी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। अभी यहाँ पर रायपुर में पिछले लगभग 3-4 दिन से यहाँ पर जो सेंट्रल की एक टीम आई हुई है, जो कि उसमें IG स्तर के एक अधिकारी हैं, जो कि एंटी पोचिंग जो है वो पूरा डिपार्टमेंट वो देखते हैं। तो यहाँ पर उनसे बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जंगली जानवरों को मारा भी जा रहा है। तो हमारे यहाँ हुआ यह है कि अंदर जब फॉरेस्ट आप काटेंगे तो जानवर बाहर दिखेगा तो आप कहते हैं कि संख्या बढ़ गई है। जी। संख्या उतनी बढ़ी नहीं है, लेकिन अंदर के रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं। आप रिसोर्सेस खत्म करेंगे तो जानवर बाहर आएगा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा हमने कि तेंदुआ आके सड़क पे घूम रहा हो या हमला कर रहा हो। कांकेर में लगभग हर 2-3 दिन में आपका वहाँ जो कचरे का ढेर है, वहाँ पर आपको भालू दिखता है, और वो कचरे का जो डिब्बा है वो उसको पलटाते हुए उसमें से चीज़ें खाते हुए बीनते हुए दिखता है। और तेंदुआ और टाइगर की अपेक्षा भालू बहुत ज़्यादा खतरनाक। उड़ीसा में एक घटना हुई, उसने एक साथ 6 लोगों को मार दिया था। ऐसा अमूमन कभी हुआ नहीं है किसी टाइगर ने या किसी तेंदुए ने 3 से ज़्यादा लोगों को एक साथ मार दिया हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है हमारा, जिसमें हम लोग टाइगर के नाखून की या टाइगर के बाल की या टाइगर के और भी जो दूसरे अवयव होते हैं उनकी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो जो आपका लेपर्ड्स वगैरह को जो मार के हम ये कहते हैं कि ये शेर का ही बच्चा है, थोड़ा छोटा था, और उसकी ये सारी चीज़ें हैं, नाखून वगैरह ये सब जा रहे हैं। तो इन सब पे जो है यहाँ पर वन विभाग को एक स्पेशल टीम बनाना चाहिए। दूसरा यह है कि एक हम लोगों ने खुफिया डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। ये अंग्रेजों के समय से हुआ करता था। अंग्रेजों के समय से क्या था कि एक खुफिया डिपार्टमेंट में एक जो DFO के पास एक अलग से फंड आता था, और वो क्या करते थे कि उसमें आपका नाम गुप्त रखा जाता था कि आप कोई भी अगर सूचना देंगे कि यहाँ पर शिकारी लगे हुए हैं या फिर यहाँ पर ऐसी कोई अवैध घटनाएं हो रही हैं, तो वो उस व्यक्ति को एक पैसा दिया जाता था और सेवाएं ली जाती थी। वो हम लोगों ने ख़त्म कर दी। उस फंड को हमको शुरू करना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को सुधारने के लिए। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस तरीके से आपका रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, पानी भी बढ़ रहा है अपने यहाँ पर राज्य बनने के बाद, और अच्छा कंट्रोल भी है, तो उसमें कुछ वाइल्ड लाइफ यहाँ भी है, कुछ पड़ोसी राज्य से आ रही है। हमारे कान्हा से लगा हुआ एरिया है, यहाँ से काफ़ी वाइल्ड लाइफ माइग्रेट होती है। संजय नेशनल उद्यान से माइग्रेट होती है। कुछ वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ उड़ीसा से भी माइग्रेट होती है। तो हमारे यहाँ एक फिर से कहना चाहिए कि एक फॉरेस्ट की एक टीम गठित हो, उसमें एक कुछ वरिष्ठ लोग बैठें और एक पूरा एक चेकआउट बने, एक प्रोग्राम बने कि कहाँ क्या जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें कहीं संदीप जी आपने भी, अमलेंदु जी आपने भी। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, दुख का भी विषय है, मैं खुद भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो हमारा मीडिया है, ख़ासतौर पर नेशनल मीडिया है, उसको लगता है ये जंगली जानवरों की बात करना आउटडेटेड बातें हैं। इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही बेकार सी चर्चाएं हैं।
और राजनीतिक मसलों पर चर्चा होनी चाहिए। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्राकृतिक रहवास में अगर जंगली जानवर हैं तो उनके साथ ही हमारा जीवन जो है एक बेहतर जीवन है, और हमें इसको लेकर अवेयरनेस फैलाने की भी ज़रूरत है, एक बेहतर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में तो कम से कम जीवन मरण का प्रश्न है। उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे जंगली जानवरों के लगातार हिंसक होते स्वभाव की, और जो क्लैश बढ़ रहा है इंसानों और जंगली जानवरों के बीच, जो क्लैश बढ़ रहा है उसको रोक पाने में नाकामी का एक इंटीग्रेटेड प्रयास, एक इंटीग्रेटेड नीति, एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाना बहुत आवश्यक है, वरना ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, हम प्रेशस इंसानी जानें भी खोएंगे और बहुमूल्य जो वाइल्ड लाइफ है उससे भी हाथ धोएंगे। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।